देह व्यापार मुंबई में रात के समय जमकर होता है। यहाँ पर कम उम्र की लड़कियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। खास तौर पर वर्जिन लड़कियों के मोटे पैसे मिलते हैं। यहाँ तक कि कुछ एक्ट्रेस भी 1 घंटे में मोटा पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और माफियाओं के साथ रात बिताती है। मुंबई की एक बदनाम गली कमाठीपुरा, जो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा देह व्यापार का अड्डा है, जहाँ जिस्म का सौदा सिर्फ 100 रुपए से शुरू होता है और पूरी रात लोग मजे लेते हैं। जिस्म बिकने के लिए लड़कियां मुंबई के कमाठीपुरा में रहने को मजबूर है। यहाँ तक कि थर्ड लिंग भी इस गंदे काम में शामिल है, जो अपने जिस्म को बेचते हैं। मुंबई का ये काला सच जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल कमाठीपुरा के इस इलाके में दुनिया भर के साथ साथ बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की लड़कियों को या काम दिलाने के बहाने यहाँ लाया जाता है। इसमें से बहुत सी लड़कियों को यहाँ पर उनके ही रिश्तेदारों द्वारा बेचने के लिए लाया जाता है, जबकि कुछ लड़कियां खुद अपनी मर्जी से पैसा कमाने के लिए अपने जिस्म को कम कीमत पर बेचने आती है। कमाठीपुरा अब मानव तस्करी का बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। बांग्लादेश और अन्य राज्यों से लाई जाने वाली महिलाओं को नशे की लत लगा दी जाती है। उन्हें तब तक छोटे अंधेरे कमरे में इंजेक्शंस देकर बंद रखा जाता है जब तक उनका विल पावर खत्म न हो जाए। जवान दिखने के लिए उन्हें टैबलेट्स भी दी जाती है। इन टैबलेट्स का सेवन न करने पर लड़कियों को बेचैनी होती है। एक रात में इन लड़कियों को 5 से 8 कस्टमर्स को परोसा जाता है। यदि लड़कियां शारीरिक संबंध बनाने से मना करती है तो उन्हें पीटा जाता है। आज की तुलना में 1980 में कमाठीपुरा में बड़ी तादाद में देह व्यापार वर्कर्स काम किया करती थी। इनमें से कुछ बार गर्ल्स भी थी। सबसे बड़े जिस्म के बाजार कमाठीपुरा में आज भी हजारों लड़कियां बद से बदतर जिंदगी बिता रही हैं। भले ही अंग्रेजों ने अपने सैनिकों के लिए इस इलाके को कंफर्ट जोन में तैयार कर दिया, लेकिन ये जगह इन लड़कियों के लिए नर्क से कम नहीं। 1980 में अमेरिकी फोटोग्राफर मैरी एलन मार्क ने कमाठीपुरा की लाइफ को अपने कैमरे में कैद कर उन्हें मिलने वाली प्रताड़नाओं के बारे में बताया। कमाठीपुरा में ये गंदा धंधा पहले 16 गलियों से चला आ रहा था, लेकिन अब जिस्म बेचने का काम सिर्फ 9 गलियों में ही होता है। यहाँ पर देह व्यापार का गंदा काम शाम होते ही शुरू हो जाता है। चमकीले कपड़े और चटक मटक वाले मेकअप में लड़कियां अपने ग्राहकों का बेसब्री से इंतजार करती हैं। बताया जाता है कि 80-90 के दशक में इस इलाके में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, विक्की गोस्वामी समेत कई बड़े गैंगस्टर्स यहाँ आते जाते थे, जो अपने जिस्म की भूख को मिटाने के लिए इन लड़कियों के साथ रात भर जबरदस्ती संबंध बनाते थे। कुछ तो इतने गंदे तरीके से लड़कियों के साथ पेश आते थे कि सुबह होते ही लड़कियां कई बार बेहोश तक हो जाती थी, लेकिन उसके बाद भी वो रुकते नहीं थे, जिसमें बहुत सी लड़कियों की मौत तक हो जाती थी। जिस कारण यहाँ देह व्यापार के अलावा नशीले पदार्थ और कई अवैध धंधे पनपने लगे। अब एक बार फिर दाऊद इब्राहिम अपनी डी कंपनी को मुंबई में फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। NIA एजेंसी के मुताबिक दाऊद अपना धंधा विदेश में बैठकर ही चला रहा है, जिसके लिए वो अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस जिसमें न्यूमेरो, बोटेम, वाइबर और टैंगो जैसी मोबाइल ऐप से अपने लोगों से बात करता है। लेकिन भारत की जासूसी एजेंसियां ऐसा नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से दाऊद पागल हो रहा है। अंडरवर्ल्ड, देह व्यापार और बॉलीवुड का कनेक्शन किसी से छिपा नहीं है। ऐसा ही हुआ था साल 2001 में, जब ऐश्वर्या राय और सलमान खान की एक ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, जिसमें सलमान खान ऐश्वर्या से साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि अगर वो अबू सलेम की प्राइवेट पार्टी में डांस नहीं करेगी तो अबू सलेम उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसा लगता है कि पूरे बॉलीवुड की डोर इन माफियाओं के हाथ में है। इतना ही नहीं, JNU में हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम प्रोटेस्ट में दीपिका पादुकोण भी सपोर्ट में थी, और ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए दीपिका पादुकोण को पाकिस्तान से पूरे 5 करोड़ रुपए मिले। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, आज तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया है। तो क्या इसका मतलब बॉलीवुड पाकिस्तान से भी मिला हुआ है? एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में परोसे जाने वाले नशीले पदार्थ 70% से ज्यादा दाऊद के द्वारा ही गलत तरीके से सप्लाई किया जाता है। गलत तरीके से पार्टी में नशा करना और नशीले खाद्य पदार्थ का बॉलीवुड में कितना कनेक्शन है, इस बात को हमने अभी तक हाल फिलहाल में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस में देखा। मुंबई में नशे का काला कारोबार आज भी फल फूल रहा है। यहाँ पर आए दिन पुलिस द्वारा लोगों को अलग तरह के नशीले पदार्थ का व्यापार और उसका सेवन करते हुए पकड़ा जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि माफिया, पाकिस्तान और बॉलीवुड का कोई ट्रायंगल कनेक्शन है? बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन 1960s में मुंबई के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान मिर्जा द्वारा शुरू किया गया। हाजी मस्तान पूरी मुंबई पर कंट्रोल बनाने के लिए वो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर, नेताओं और बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन बनाकर रखता था। इसका एक फोटो भी जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो सुनील दत्त के साथ दिखाई दिया। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1980s के बाद, जब हाजी मस्तान के खिलाफ मुंबई में उसके सामने आकर कुछ और डॉन खड़े होने लगे। इसमें शामिल थे दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अबू सलीम और छोटा राजन।
इन सारे माफियाओं ने अपने काले पैसे को सफेद करने के लिए बॉलीवुड में लगाना शुरू कर दिया और इसी का नतीजा था कि फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में काला पैसा लगाया गया, जिसकी वजह से ये फिल्म बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही। अब बॉलीवुड का और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से मौकों पर डी कंपनी के डॉन और बॉलीवुड एक्टर्स को कई बार साथ देखा गया है, जिसमें अनिल कपूर और दाऊद इब्राहिम की ये फोटो, अनीता अयूब और दाऊद इब्राहिम की प्रेम कहानी, मोनिका बेदी और अबू सलीम की आशिकी। चोरी चोरी चुपके चुपके में भी अबू सलीम का ही पैसा लगा था, जिसकी भनक पुलिस को लग गई। इसके बाद पुलिस ने फिल्म में काम कर रहे सभी एक्टर्स के फोन को टैप किया, जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या की रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। इस रिकॉर्डिंग में सलमान खान ऐश्वर्या राय को साफ साफ कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर वो अबू सलीम की प्राइवेट पार्टी में नहीं नाचेगी तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इस पूरी कॉल रिकॉर्डिंग में कई बार सलमान खान ने माना कि उसके दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और अबू सलीम के साथ कनेक्शन है। इस पूरे कांड को लेकर सलमान खान पर केस भी हुआ, लेकिन सलमान खान ये बोलकर छूट गए कि ये रिकॉर्डिंग पूरी तरह से फेक है। अब ये बात कितनी सच है या कितनी गलत ये कोई नहीं जानता। कहानी तो ये भी है कि अबू सलीम प्रोड्यूसर सुभाष घई की सारी फिल्मों को फाइनेंस करता था। खलनायक फिल्म में भी अबू सलीम ने अपने करीबी दोस्त संजय दत्त को कास्ट करवाया था और जमकर उसमें पैसा लगाया था। इसीलिए 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट में संजय दत्त को सजा हुई, क्योंकि उसके कनेक्शन अबू सलीम से थे। माया नगरी के इस काले सच के अलावा भी एक और सच है, और वो है यहाँ का स्लम एरिया, जो मैक्सिको के नैजो, काल्को, इत्जा और कराची के उरंगी के झुग्गियों के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम एरिया मुंबई का धारावी है। यहाँ पर लोग बेहद ही पतली और छोटी गलियों में एक के ऊपर एक 10 बाय 10 के कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं। एक ही टॉयलेट को 100 से भी ज्यादा लोग यूज करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की झुग्गी झोपड़ियाँ इतनी तंग है कि लोगों के पास सोने तक के लिए ठीक जगह नहीं है। हालांकि ये इलाका उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो स्टार बनने के सपने लेकर मुंबई आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम खर्चे में जिंदगी चलाना आसान हो जाता है। लेकिन किन शर्तों पर, ये तो आप समझ गए होंगे। ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के दौरान द्वीप था, लेकिन धीरे धीरे ये जगह गाँव में तब्दील होती गई। आज यहाँ लगभग 7 लाख लोगों की आबादी है। इन झुग्गी निवासियों द्वारा धारावी के अंदर बनाए गए सामानों में चमड़ा, कपड़ा और मिट्टी के बर्तनों के उत्पाद शामिल हैं, जो ई कमर्शियल वेबसाइटों के माध्यम से विश्व स्तर पर बेचे जाते हैं। यहाँ का कुल रेवेन्यू $1 बिलियन से भी अधिक है। 2,40,000 लोगों को रोजगार देने के अलावा धारावी में रिसाइकलिंग उद्योग न केवल मुंबई के 21 मिलियन नागरिकों को, बल्कि देश और विदेश से भी फेंके गए कचरे को रिसाइकल कर उससे पैसा कमाते हैं, लेकिन बदबूदार और मौत के साए में जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। क्या आपको लगता है इन लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।